लास्ट लेक्चर में अपन यही एग्जांपल कर रहे थे कि 2O3 गिव्स 3O2। उसके अंदर दे रखा ये फास्ट स्टेप है और ये स्लो स्टेप है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्लो स्टेप के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट इक्वल टू K3O3। उसके बाद अब देखो इसके अंदर वापस रिएक्शन के अंदर देखो ऑक्सीजन कहीं नहीं है यहाँ। द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल O2 है और O3 है। तो अपने को इस ऑक्सीजन को हटाना है क्योंकि ये इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट कभी रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर नहीं आता। तो अपने को इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप की हेल्प लेंगे। स्लो स्टेप के अलावा जो भी स्टेप दे रखा होगा वो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को हटाने के लिए ही दे रखा होगा, है ना। तो ये अपन तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रखे हैं, इसने K1 और K2 दे रखा है। तो अपन K इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। K इक्विलिब्रियम क्या होता है, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, K1 अपॉन K2, और वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ से ऑक्सीजन की वैल्यू क्या आ जाएगी, O इक्वल टू K1 बाई K2 O3 अपॉन O2। अब ये ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ डालेंगे तो फाइनल रेट आएगी, रेट इक्वल टू K3 ऑक्सीजन की वैल्यू K1 बाई K2 O3 O2 एंड O3। फिर अपन अब क्या करेंगे, इस नेक्स्ट तो ये नया वाला कांस्टेंट है इसको लिख दो K डैश, क्योंकि सारी कांस्टेंट है K3 K1 K2, इसको K डैश लिख सकता हूँ O3 का होल स्क्वायर एंड O2। बस अपने को वही स्लो स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। उसके अंदर अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अलावा इंटरमीडिएट आ रहे हैं तो उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए वो कुछ तो हिंट दे रखी होगी। ये देखो जहाँ अपने को ये रिवर्सिबल रिएक्शन दे दी, तो रिवर्सिबल इक्वेशन से अपने को K इक्विलिब्रियम से उस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकाल लेनी है और वहाँ फाइनली पुट कर देनी है। और फाइनल जो आंसर आएगा इसके अंदर अपने को रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ही आने चाहिए रेट रूल में, रेट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। लेक्चर नोट्स बी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या होता है कि अपने को आरडीएस का मतलब क्या होता है, स्लो स्टेप नहीं दे रखा होता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल वही जैसे 2O3 3O2, वो इसमें अलग अलग स्टेप दिखा देता है। O3 से पहले O2 प्लस O बनता है, उसके बाद O2 प्लस O मिलके O3 बनाते हैं, वापस से O3 प्लस 2O2 बनाते हैं। तो इसके अंदर अब स्लो स्टेप नहीं है तो आरडीएस अपन सीधा नहीं लिख सकते। और इसके अंदर एक ये ध्यान में रखो कि ये O है जो फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन, ये फ्री रेडिकल ये फालतू में बन रहा है, ये नए तो रिएक्टेंट्स है और नया प्रोडक्ट है, ये इंटरमीडिएट है ना। तो अब अपना ध्यान इसमें रहना चाहिए कि एक तो ये माइनस या जो DO अपॉन DT इक्वल टू 0 करना है अपने को।
है ना। इसकी फाइनल रेट जीरो होगी ना, अगर कहीं कहीं अगर बना तो कहीं ख़त्म होगा ये, तो फाइनल टोटल रेट इसकी जीरो होगी पूरी इक्वेशन के हिसाब, पूरी रिएक्शन के हिसाब से ये डी ओ अपन डी टी जीरो होगा, है ना, क्योंकि फाइनल रेट जीरो होनी चाहिए। कहीं तो ये जैसे यहाँ ऑक्सीजन बन रहा है तो यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ भी ख़त्म हो रहा है, तो टोटल फाइनल रेट डी ओ अपन डी टी जीरो होना चाहिए। एक तो ये करना है अपने ऐसी रिएक्शन के अंदर जिसके अंदर स्लो स्टेप नहीं दे रखा होता है, कोई स्लो स्टेप नहीं है, अपने को इंटरमीडिएट की और डी ऑफ इंटरमीडिएट अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो करना है। हो सकता है इंटरमीडिएट एक दो भी आ जाए, तीन भी आ जाए। अब डी ओपन डी टी जीरो करने के लिए अपने को क्या करना होगा, देखो यहाँ ऑक्सीजन कंज्यूम ऑक्सीजन बन रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, K1O3 इधर ख़त्म हो रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस K2, इस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इसकी O एंड O, इधर भी ख़त्म हो रहा है, माइनस K3O3 इक्वल टू जीरो। अब देखो ये क्यों क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ये बन रहा है, तो इस रिएक्शन की रेट क्या होगी, इस रिएक्शन की रेट के सॉरी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का रेट, ऑक्सीजन के बनने की रेट इसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगी। बराबर क्यों होगी, क्योंकि ये जो इसका ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है, तो अपन लिख सकते हैं डी ओ अपॉन डी टी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, K1 इंटू O3, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। उसी प्रकार यहाँ भी ऑक्सीजन का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो K2O2 इंटू O, है ना, वही यहाँ भी 1 है, तो K3O एंड O3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से अपने को मिलेगा ऑक्सीजन की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद स्टेप, ये तो स्टेप फर्स्ट था। स्टेप 2 में क्या करेंगे अपन, जो ओरिजिनल इक्वेशन अपनी 2O3 गिव्स 3O2, इसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, -1/2 DO3 अपॉन dt या 1/3 DO2 अपॉन dt, रेट इक्वल टू -1/2 DO3 अपॉन dt कर लेता हूँ मैं, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, DO3 कलर चेंज करने वाला है, हाँ, DO3 अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है अपने को इतनी इक्वेशन से। जैसे DO अपॉन dt की वैल्यू निकाली थी, उसी प्रकार DO3 अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है इन सारी इक्वेशन से। तो 1 2 एंड 3, ये तो K1 K2 K3 की इक्वेशन है, जिसमें DO3 अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है। अब DO3 अपॉन dt की वैल्यू निकालने के लिए अपने को वो सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, जहाँ जहाँ O3 बन रहा है, और वो चीज़ें वापस माइनस कर देंगे जहाँ जहाँ O3 कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ O3 कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, -K1O3 यहाँ बन रहा है, यहाँ क्या आएगा, +K2 कंसंट्रेशन ऑफ O कंसंट्रेशन ऑफ O2, यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो क्या आएगा, -K3 कंसंट्रेशन ऑफ O3 कंसंट्रेशन ऑफ O। ये सारा तुम लोगों को लेक्चर नोट्स में दे रखा है, बस तुम्हें सेम चीज़ क्या करनी है, 2-3 रिएक्शन के लिए करनी है, मतलब जहाँ ऑक्सीजन बन रहा है या तो इंटरमीडिएट के लिए करना होगा, और दूसरी जो अपनी मेन इक्वेशन है उसके अंदर करना होगा। तो मेन इक्वेशन के अंदर O3 के लिए कर रहे हैं ये सब, और इंटरमीडिएट यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं। तो दो स्टेप बनेंगे, एक स्टेप से अपने को इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन मालूम पड़ेगा, और दूसरे स्टेप से अपने को मेन इक्वेशन से रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी।
ये कर लेना फिर आगे खुद से, लेक्चर नोट्स में दे ही रखा है। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 8। एट में आता है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे अगर एक कंपाउंड ए है, ए से बी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है। देखो अभी तक क्या पढ़ा था, अब उन्होंने ये पढ़ लिया था ए से बी प्लस सी बनना, है ना। ए से बी और पैरेलल का मतलब है ए से बी और ए से सी। इसका मतलब है कि ये दो अलग अलग रिएक्शन है। ए से बी बनना एक अलग रिएक्शन है, ए से सी बनना एक अलग रिएक्शन है। यहाँ क्या होता था, रिएक्शन कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट एक ही होता था एक रिएक्शन के लिए, ए से बी प्लस सी बनने के लिए। यहाँ रेट कांस्टेंट अलग अलग होंगे, K1 होगा, K2 होगा। मतलब इसमें बस फर्क इतना है कि अपना रिएक्टेंट्स एक है पर रिएक्शन दो कर रहा है। ये एक रिएक्शन तो इसकी ये है जो ए से ये बी बनाता है, एक रिएक्शन ये है जो ए से सी बनाता है। पर बस इसमें यह है कि अपने को एक ही कंटेनर में ले रहे हैं तो अपन इसे पैरेलल रिएक्शन मानेंगे। ए से बी भी बन रहा है एक साइड और एक साइड ए से सी बन रहा है। तुम लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये ए से बी प्लस सी और ए से बी और सी के बनने में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये एक ही रिएक्शन है, ये दो अलग अलग रिएक्शन है जो कि एक ही कंटेनर में करवा रहे हैं। जैसे ये ए है, ए से एक तो बी बन रहा है, एक सी बन रहा है। इसका रिएक्शन जैसे एक मैं K1 मान लेता हूँ इसका, ये दूसरी रिएक्शन है जिसका K2 है। रेट कांस्टेंट अलग अलग होंगे, अलग अलग रिएक्शन है। तो अब देखो T=0 पे, T=0 पे ए क्या होगा, ए बी भी 0 और सी भी 0। T पे ए में ए से फॉर एग्जांपल बी बन गया एक्स, बी अगर x बना सी y बना तो ए क्या बचेगा, ए से x निकल गया और y निकल गया। अब देखो b के बनने की रेट क्या होगी, dB/dt है ना, क्योंकि ये क्या उससे स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो dB/dt इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। उस रेट की रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, K1A इसके लिए, ए से बी वाली के लिए, ए से सी वाली के लिए dC/dt। इसे क्या कर सकता हूँ, K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि ए से सी के लिए भी रिएक्टेंट सेम है ए ही है और ए से बी के लिए भी रिएक्टेंट्स ए, तो मैं यहाँ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कर रहा हूँ। अगर मैं ये बोलूँ -dA/dt, इसका मतलब क्या होगा, ए की कंज्यूम होने की रेट ये किस किस में हो रहा है, dB/dt, कुछ तो ये पार्ट लेके जा रहा है प्लस कुछ dC/dt, क्योंकि ए ही बनाने वाला है बी और सी को। तो अब देखो अगर ऊपर से मैं dB/dt और dC/dt की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो -dA/dt इक्वल टू आ जाएगा K1 प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब देखो
डी माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू होगा K1 प्लस K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। तो इन दोनों पैरेलल रिएक्शन के अंदर के इफेक्टिव मतलब जो सिर्फ ए के लिए काम करेगा। तो ये स्टेप है इस स्टेप के लिए। अगर मैं इन दोनों को एक रिएक्शन मानूं तो मुझे इस स्टेप के लिए मुझे के इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। ए से रिएक्शन बी और सी बन रहा है तो के इफेक्टिव होगा, देखो के इफेक्टिव माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ रहा है K1 प्लस K2 इंटू ए। तो के इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई K1 प्लस K2 है ना। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैं के की वैल्यू के इफेक्टिव की जगह मैं ये कर दूं ln2 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर के की वैल्यू क्या होती है ln2 बाई के। अगर इसकी जगह कर दूं K1 की जगह मैं कर दूं ln2 अपॉन टी हाफ 1 प्लस ln2 अपॉन टी हाफ 2। ये कर सकता हूँ, के की वैल्यू निकाल सकता हूँ, के की वैल्यू रख सकता हूँ, ln2 से ln2 कैंसिल कर दो सारे। तो क्या निकल जाएगा 1 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव इक्वल टू 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। देखो अब अपना के इफेक्टिव निकल गया, टी हाफ इफेक्टिव निकल गया। अब अपने को निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेप में अपने को निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी। ये कैसे निकालें, देखो अगर मैं इस स्टेप की बात करूं ए रिएक्शन के अंदर, इफेक्टिव रिएक्शन के अंदर बात करूं जैसे इसकी, और अगर मैं ए से इस स्टेप की बात करूं तो मुझे कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाल सकता हूं मैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया ए टी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालते हैं पहले। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब किसी टाइम टी पर, तो क्या होता है ए की पावर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालना है। अगर मैं इफेक्टिव रिएक्शन मान के करूं तो क्या करेगा, जैसे अपना नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए सी टी इक्वल टू सी नोट ई की पावर माइनस के टी। इसके लिए क्या करूँगा सी टी इक्वल टू सी नोट क्या है ए ई की पावर माइनस के इफेक्टिव टी। और अगर मैं बी के लिए रिएक्शन लिखूँ तो डी बी अपॉन डी टी क्या होता है K1 इंटू ए। और इस ए का क्या मतलब होता है उसी टाइम टी पर कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो अगर मैं इसकी ऊपर वाली इक्वेशन से ए की वैल्यू पुट कर दूं तो K1 ए इंटू ई की पावर माइनस के इफेक्टिव टी आ सकता है इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। अगर मुझे बी निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ बी तो दोनों तरफ क्या करूँगा डी टी को उधर भेजूंगा और इंटीग्रेशन करूँगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा K1 ए अपॉन, अगर के इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर दूँ मैं, के इफेक्टिव क्या है 1 अपॉन K1 प्लस K2। अगर वो पुट की तो और इंटीग्रेशन किया तो 1 माइनस ई की पावर K1 प्लस K2 इंटू टी, यह आता है फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ बी। और उसी प्रकार कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या करेंगे, सी की वैल्यू आएगी K2 ए अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ये अगर तुम कंसंट्रेशन ऑफ बी और बी अपॉन सी करोगे तो ये आएगा K1 अपॉन K2। और ये तुम्हें थ्योरेटिकल भी पता है वही होना चाहिए, क्योंकि किसी रिएक्शन का के ज़्यादा होता है तो वो रिएक्शन फास्ट होती है। तो फास्ट होती है तो वो ए से बी वाली फास्ट होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ बी बढ़ेगी। और अगर अगर बी से सी वाली फास्ट होगी मतलब K2 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ सी बढ़ेगा।
देखो अभी तक एक्चुअली किया क्या है कि अपने को कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालने के लिए अपनों ने एक उन दोनों पैरेलल इक्वेशन को एक रिएक्शन के अंदर माना, तो उसके लिए मैंने के इफेक्टिव यूज करना पड़ेगा और ए टी सी टी इक्वल टू सी नोट ई की पावर माइनस के टी से कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाल दी। अब अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालनी है तो उसके अंदर अपने को पता है डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू के वन इंटू ए आएगा, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो कंसंट्रेशन ऑफ बी निकल गई, और उसी प्रकार कंसंट्रेशन ऑफ सी निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा के इफेक्टिव इक्वल टू के वन प्लस के टू। अगर मैं आर एन ए सीक्वेंस लिख दूँ तो क्या आएगा, ए इफेक्टिव इंटू ई की पावर माइनस ई ए इफेक्टिव अपॉन आर टी इक्वल टू ए वन ई की पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी प्लस ए टू इंटू ई की पावर माइनस ए टू अपॉन आर टी। अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करके मैं सॉल्व करूँगा तो फाइनली इक्वेशन आ जाएगी। फाइनली तुम्हें याद रखने की बात यह है कि ई ए इफेक्टिव होगा ई ए वन ई ए इंटू के वन ऑफ वन का प्लस ई ए इंटू के ऑफ टू का अपॉन के वन प्लस के टू। ये चीज़ ध्यान में रखनी तुम्हें। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम अपने को वैल्यू निकालनी है किसी टाइम टी पे एक्स की और एक्स इक्विलिब्रियम की, क्योंकि एक्स की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू जैसे हमेशा तो क्या करते हैं ए माइनस एक्स, पर यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, उसके लिए अलग मेथड है, ये पढ़ेंगे आज। डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी एट इक्विलिब्रियम। इक्वल टू
जीरो एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये होती है कि हाँ। फिर नेक्स्ट आता है अपना डी ए अपॉन डी टी, किसी टाइम टी इक्वल नॉट इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, टी इक्वल टू टी, है ना। ये तो होगा टी इक्विलिब्रियम पे। अगर मैं किसी टाइम टी नॉट इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम करूँ तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड बी। अब देखो यहाँ के फॉरवर्ड के अंदर एक कंज्यूम हो रहा है इसलिए यहाँ नेगेटिव लिया, इधर के बैकवर्ड के अंदर वापस बन रहा है, और के बैकवर्ड के अंदर रिएक्टेंट्स क्या है बी, के फॉरवर्ड के अंदर रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स ए है, बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट्स ए, रिएक्टेंट्स काम बी कर रहा है ना। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर ए बन रहा है, और सॉरी फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर ए कंज्यूम हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर ए बन रहा है। अगर मैं ए की कंसंट्रेशन लिख दूं क्या, डी अपॉन ए माइनस एक्स किसी टाइम टी पे अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के फॉरवर्ड ए माइनस एक्स प्लस के बैकवर्ड एक्स माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ के फॉरवर्ड ए प्लस ऑफ के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड इंटू एक्स। अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूँ, डी एक्स को उधर भेज दूँ तो सॉरी डी टी को उधर भेज दूँ, तो इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनली अपना एक्स आता है, एक्स इक्वल टू जो तुम्हें याद भी रखना है के फॉरवर्ड ए अपॉन के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, 1 माइनस ई की पावर माइनस के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड इंटू टी। जैसे पैरेलल इक्वेशन के अंदर क्या आया था, कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू आया था अपना, जो बी इक्वेशन बी के लिए था के, जैसे वहाँ था के वन, सेम आया था ए अपॉन के वन प्लस के टू, 1 माइनस ई की पावर के वन प्लस के टू इंटू टी, है ना। और ऐसा ही कुछ ही है, तुम्हें याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ क्या एक्स किस साइड फॉर्म हो रहा है, राइट साइड, तो उसके लिए के फॉरवर्ड आ गया ऊपर, के और दोनों के वन प्लस के टू की जगह यहाँ के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड है। अब देखो वो तो टी इक्वल टू ये डेरिवेशन कब था अपने को, टी नॉट इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, है ना, तभी तो डी अपॉन डी टी की वैल्यू कुछ वैल्यू होगी। और फॉर एग्जांपल मुझे करना है टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, मतलब एक्स इक्विलिब्रियम निकालना है मुझे, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, एक्स इक्विलिब्रियम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, के इक्विलिब्रियम निकालूंगा पहले, वो क्या है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी की क्या होगी एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन ए की क्या होगी ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। तो तुम दो इसे वापस से सोल्व करोगे तो के एफ प्लस के बी अपॉन के एफ इक्वल टू ए अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम आ जाता है, ए अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम। अब के एफ अपॉन सॉरी एक मिनट, के एफ के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड अपॉन के फॉरवर्ड इक्वल टू ए अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम, है ना।
तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन जो x निकाला था अपना, इस x के अंदर k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो फाइनली अपने को फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही एक्सप्रेशन मिलता है, k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड इक्वल टू 1/t ln ऑफ x इक्विलिब्रियम अपॉन x इक्विलिब्रियम माइनस x। ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना। डेरिवेशन थोड़ा बहुत ध्यान में रख लो बस, बाई चांस याद नया हो तो अपन करते कैसे। अपने को यहाँ x और a, x इक्विलिब्रियम निकालना है। x के लिए मैं क्या करूँगा, डी अपॉन डी टी की वैल्यू करूँगा, जो कि मैं मानूंगा एक में फॉर्म हो रहा है, एक में कंज्यूम हो रहा है। तो ये सब करने के बाद फाइनली x आ जाता है अपना ये x इक्वल टू के फॉरवर्ड अपॉन ए, के फॉरवर्ड ए अपॉन के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड एंड 1 माइनस समथिंग ये जो भी है। फिर x इक्विलिब्रियम आ जाता है के इक्विलिब्रियम से, और फाइनली x एंड x इक्विलिब्रियम में रिलेशन आता है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर सॉरी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से ही x एंड x इक्विलिब्रियम में ये रिलेशन आ जाता है। ये भी तुम्हें याद रखना है।